Thank you. Now question hour. Question number 76. माननीय श्री समीर उरांव. 56. माननीय मंत्री जी, पहला सवाल. सर, उत्तर मुझे प्राप्त है, उत्तर से मैं संतुष्ट हूं। दूसरा सप्लीमेंट्री भी नहीं. धन्यवाद. माननीय श्री संजीव अरोड़ा जी. थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर. आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल मंत्री जी को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ स्टेट हाईवेज हैं जो नेशनल हाईवे ने प्रॉमिस किए थे, और पंजाब में भी काफ़ी स्टेट हाईवेज हैं कि हम टेक ओवर करेंगे, पर उसका प्रोसेस रुका हुआ है. वो कब तक आप करने की आपकी प्लानिंग है? धन्यवाद. 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 आप बैठ जाएं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, वैसे पंजाब में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद इस 8 साल में जितना रोड का काम हुआ है वो स्वाधीनता के बाद के का अब तक का और इससे ज़्यादा है. एक महत्वपूर्ण बात यह है उपाध्यक्ष महोदय जी कि जो स्टेट हाईवे होते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और हम भी ग्रीन हाईवे भी बना रहे, जैसे दिल्ली से कटरा जो पंजाब से जाता है, हरियाणा से जाता है, तो हम तो उसके ऊपर नई लैंड एक्वायर करके वो हाईवे बनाते ही हैं. पुराने हाईवे को भी हमने काफ़ी सुधारा है. अब ये जो स्टेट हाईवे है इसमें भी हमने वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी बजट में कि हम ये हाईवे के बारे में इसके लिए नए हाईवे ऐड करेंगे, और इसलिए गति शक्ति में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, पोर्ट कनेक्टिविटी, बाद में टूरिज़्म, इन सब बातों का अध्ययन करके कुछ प्रमाण में हम ऐड भी कर रहे हैं. अभी निश्चित रूप से आपने जो हाईवे बताया उसमें इस किसी क्राइटेरिया में आता है क्या, उसका विचार करेंगे और उसके बाद उसको अनुमति देंगे. अल्टीमेटली अगर हमने उसको अपना NH नंबर दिया तो हमको खर्चा भी करना पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है. तो फिर भी हम वो कर रहे हैं. फिर भी आप जो कह रहे हैं उसको वेरीफाई करके देखेंगे. धन्यवाद. माननीय रमीला बेन बाड़ा. अध्यक्ष श्री, अपना माध्यम से माननीय मंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ, जो परियोजना ठेकेदार के कारण से विलंबित है या अटकी है, ऐसे कितने ठेकेदार हैं और उनके सामने क्या शिक्षात्मक कदम उठाए गए हैं? थैंक यू. सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये विषय जो है इसमें 95% काम पूरा हुआ और 5% लटका हुआ है, जिसको 100% कंप्लीशन नहीं कहा जाता. ऐसे करीब हमारे पास अभी 415 प्रोजेक्ट्स हैं. पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई तब हमारे देश में 3,85,000 करोड़ के करीब 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत समस्याएं थी. आपको भी पता होगा कि उस समय बिहार में भी सब जगह पर यही प्रॉब्लम था. पर सरकार आने के बाद बैंकर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे के साथ के प्रश्न, हमने बैंकों के साथ के प्रश्न सुलझाए. अगर उपाध्यक्ष महोदय मैं ये बात कहूँगा तो मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारी सरकार ने जो इनिशिएटिव उस समय लिया उसके कारण हमने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया, और लगभग ये सब प्रोजेक्ट अभी क्लियर हो गए और 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए. अब अभी क्या है, कोविड आया, तो कोविड के बाद एक्सटेंशन ऑफ वर्क EOT दिया. अब EOT कोविड के कारण मिला तो वो डिले प्रोजेक्ट के लिस्ट में आता है. फिर जो 95% काम पूरा हुआ, कई कोर्ट ने स्टे दे दिया. कोई अभी आज मैं एक जलगांव औरंगाबाद करके रोड है, फॉरेस्ट वालों के पीछे 3 साल से लगा था. अब G20 के लिए वहाँ कार्यक्रम हो रहा है और लोग आ रहे, तब मुश्किल से उन्होंने आज वो G20 का कारण बताया, तब क्लियर किया, वहाँ काम अटका हुआ है. तो बहुत से जगह पर ऐसी इसमें छोटे मोटे जो हमारे रीच के बाहर के हैं उसके कारण प्रोजेक्ट डिले हुए हैं. कुछ जगह पर कॉन्ट्रैक्टर फेल हुए हैं और कुछ जगह पर स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार के सहयोग के बिना हम ये कर नहीं सकते. इसलिए उनके साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठते हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी करते हैं,
और हमने हमारे यहाँ रिव्यू में भी मेरे ध्यान में आया कि इसमें एक ओनरशिप नहीं है। जो आरओ है, जो इंचार्ज है, उन्होंने सुमोटो जाना चाहिए, बात करना चाहिए, प्रॉब्लम समझना चाहिए, सुलझाना चाहिए, केवल कागज़ पर फॉलो होकर नहीं होगा। तो इसके बारे में भी सूचना दी है। मुझे लगता है 3 महीने के अंदर ये जो डाटा है ये काफ़ी बड़ा दिखता है। 1% 2% काम का, कहीं बोर्ड भी नहीं लगाया तो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होता हो। तो इसलिए हम लोग जल्दी ही 3 महीने के अंदर स्टेट वाइज इसका मॉनिटरिंग करेंगे और इसको 50% से कम करके इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है उड़ीसा रिलेटेड। माननीय मंत्री जी अवगत है इस बारे में, उनसे चर्चा भी एक आध बार हुई थी। एक है मान्यवर कटक से संबलपुर का राजमार्ग और दूसरा है राजमुंडा से बारकोट। ये 2 राजमार्गों पे काम चल रहा है और विशेषकर कटक से संबलपुर का राजमार्ग कई सालों से लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कब तक ये राजमार्ग कंप्लीट हो जाएगा। सर, कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गए और कॉन्ट्रैक्टर कौन थे वो भी उनको पता है। ये शायद वो नहीं इसी हाउस में थे, पर उनकी अड़चन है, ऐसी कुछ नहीं आ सकती है। हमने उनको रिप्लेस किया और रिप्लेस करके नए कॉन्ट्रैक्टर को लाया। अन्य सदस्य भी मेरे पास 2 बार आए थे, बाकी भी सदस्य आए थे। शायद वहाँ कुछ फुटबॉल की इवेंट भी बड़ी होने वाली है, हॉकी की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पहले अभी काम शुरू हुआ है। अभी इसका प्रोग्रेस काफ़ी ठीक है और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में आपका काम पूरा हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को बदल दिया है, रिप्लेसमेंट किया है और इसलिए काम पूरा होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 77, डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Question number 77, sir. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर जॉन ब्रिटास, Sir, I want your protection, sir. प्लीज। No, I'm seriously saying, sir. To my specific questions, the minister has given confusing and even misleading answers. I'm serious, sir. As a chairman advised, I will be laying a copy of the answer on the table of the House. Sir, a gross injustice has been done to the backward students because the pre-matric scholarship, which was available to them from 1 to 10, has been truncated, scrapped, and now it has been limited only to 9 and 10. And one more factor is that put your question, sir, I need to formulate, sir. One more factor is that it has been limited to government schools only. There are vast chunk of schools which comes under aided and recognized categories, sir. Sir, my question was that what could be the number of students which would have gone out of the scheme because of the new scheme limiting this pre-matric scholarship? That was the question the government needs to answer. थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय महोदय, जो क्लास 1 से क्लास 8 तक जो शिक्षा है उसका निशुल्क है। राइट टू एजुकेशन का दायरे में आते हैं, निशुल्क 2009 से उसको किया है। उसके लिए क्लास 9 और 10 को हम फी मैट्रिक के लिए और भी सकारात्मक रूप से प्रभावी ढंग से उसको लागू कर सके, इसके लिए उसको उसकी दायरा में हम लोगों ने लाया है। तो इसलिए इस साल में हम लोगों ने उसका 478 करोड़ रुपया उस पर राशि रखा है। उसके लिए 1,02,30,000 स्टूडेंट को लाभान्वित होगा और अगले 2020-21 से लेकर 2025-26 तक हम लोगों ने उसके लिए भी 5 करोड़ 67 लाख स्टूडेंट को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट। She hasn't answered my question, sir. Sir, is it a fact that the guidelines which was issued in 2017-18, which said that pre-matric scholarship is to ensure level playing ground with other sections? How is it that a guidelines which was issued in 2017-18 is ignored, and the government is falling on something in 2009 saying that the level playing ground has been achieved? Does it mean that in last 4 years some big bang has happened and quantum leap has happened for the OBC students? Question. Sir, my point is very simple. Sir, according to an answer given on the floor of the House,
even under 8 departments, 52% of the OBC posts are laying vacant. Is it not imperative that unless you prop up the students, give them incentives, Question. how can you empower the OBC students? Thank you. Please. माननीय मंत्री, राज्य संघ राज्यों को हम लोगों ने नेशनल एलोकेशन देते हैं, उसके हिसाब से स्टूडेंट का नंबर आते हैं, उसके हिसाब से हम उसको राशि आवंटित करते हैं। What is it, श्रीमती sir? गीता चंद्र प्रभा, Sir, what is? श्रीमती गीता चंद्र प्रभा, प्लीज प्लीज धन्यवाद महोदय, मैं आपके माध्यम से नथिंग धन्यवाद महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पिछले 3 वर्ष में मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में कितने पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला तथा कितनी धनराशि व्यय हुई। माननीय एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय जॉन ब्रिटास जी, अगर प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अगर किसी मंत्री के किसी सवाल से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है, प्लीज फॉलो दैट, प्लीज प्लीज। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराती हूँ। 2019-20 में उत्तर प्रदेश में 55 करोड़ 90 लाख 35,000 हम लोगों ने राशि आवंटित किया है। उसके लिए 3 लाख से 27 स्टूडेंट को, ओबीसी स्टूडेंट को उसको लाभ मिला है। और 2020-21 में हम लोगों ने 40 करोड़ 81 लाख से राशि आवंटित किया है, जिसके लिए 6.9 स्टूडेंट को वहाँ से सुविधा मिला है। और 2021-20 का पूरा जो संख्या है हमारे पास अभी तक नहीं आया है, अब आएगा तो हम माननीय सदस्य को उसको उपलब्ध कराएंगे। माननीय श्री सुजीत कुमार। महोदय, वर्ष 2022-23 में उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार को 8 प्रपोजल्स भेजे हैं जो पोस्ट मैट्रिक ओबीसी हॉस्टल्स बनाने के लिए, और ये मयूरभंज और पूरी जिला उड़ीसा के यहाँ बनाने के लिए, और ये प्रपोजल्स पीएम यशस्वी योजना के तहत भेजे गए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ये प्रपोजल्स का क्या अभी स्टेटस है। महोदय, यहाँ प्री मैट्रिक के स्कॉलरशिप के ऊपर क्वेश्चन है, उनका जो स्टूडेंट के लिए हॉस्टल का व्यवस्था चाहिए, आप आइए, आके मिलिए, हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे। आप पता करके माननीय सदस्य को बताएं। श्रीमती फौजिया खान जी। Thank you, sir. Ma'am, around 600 students from Jammu and Kashmir who have been admitted under the Prime Minister's Special Scholarship Scheme into undergraduate programs in different parts of the country have received emails from the PMSSS cell and AICT stating that they avail benefits of another scholarship scheme as well, which is against the rules of AICT. While cancelling their scholarship, asking to refund, levying a penalty or fine for the same may be apt. But the authorities have said that their admission will be cancelled and they will not get their degree. This is too harsh a punishment, sir. Will the government consider changing its decision on the said issue? Thank you. कुछ स्टेटों में जो हम लोगों ने राशि आवंटित किया है उसका यूसी भी ठीक से नहीं दिया है, और उन्होंने जो विषय को रखा है वो विषय को जानकारी लेके मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। Now next question 78, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक। Sir, question number 78. माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. First supplementary. So in the context of the National Credit Framework, as was launched for public consultation in October by the Honorable Minister, I want to ask that how the National Credit Framework will enable the integration of the academic and the vocational domains to ensure flexibility and mobility between the two. Also, how is the ministry planning to bring back the students and candidates who have dropped out of the mainstream education and training programs to re-enter the education as well as vocational ecosystem? Appreciate the members' interest in the National Credit Framework, but I will respectfully point out
that the question that he has submitted pertains to PMKVY 3.0. So if he submits a question on National Credit Framework, I'd be more than happy to answer it. Next supplementary. Thank you, sir. I'll definitely take it up, but I thought that he would be better prepared. Anyway, sir, the dropout percentage is higher than the placement percentage of candidates. So how is the ministry monitoring the performance of all the states in the field of skill development when only 15 out of 36 states and UTs have a functional online management system for centrally sponsored state management component? Thank you. The honourable member has asked a question about PMKVY 3.0, and he specifically, his question referred to the utilization of funds of PMKVY 3.0, and the answer comprehensively lays out that while the scheme is over, the process of disbursing the funds is still underway because many states have yet to submit the utilization certificates. Sir, on the issue of monitoring, as the honourable member is aware, and the House also, I inform them through you, sir, PMKVY 3.0 was implemented during the COVID period. And so therefore, the outcomes of PMKVY 3.0 are very different from the previous PMKVY 2.0, which had high placement rates. This had two very, very distinct programs, that was of skilling COVID warriors and expanding RPL and short-term training through the Skill Hub initiative. So the placement rates during the COVID period, PMKVY 3.0 being the program, are lower than the previous schemes. But we think and we expect that as the COVID risk recedes and we restart the program, the placement rates will go up again, sir. Thank you. Mani Shri G.C. Chandrasekhar. Sir, there are many central-sponsored skill development programs in Karnataka. In the year 2020-21, 21-22, schemes such as Kaigarika Nagara Utpanikarana, for which center has promised 25 crores, but released only 2.4 crores, and the Sankalpa Yojana, no money has released. Rashtriya Nagara Jivan Utpan Abhiyana, zero, no money has released. Please, question. Pradhana Mantri Kausalya Yojana, only 4.96 crores. Mani Chandrasekhar, sir, question that's what coming, sir. Rashtriya Rutti Yojana, sir, only 91 lakhs. Sir, dedicated to more than 2.2 crores youths of Karnataka. I will move to somebody else. Whether the government is planning, sir, that's what I'm asking, whether the government is planning to increase this allocation in the next upcoming budget, and what are the reasons for less allocation? Thank you. As the answer very clearly points out, and I respectfully draw the attention of the honourable member who shares my last name, that there is a state component in the PMKVY 3.0 of 237 crores. To a large extent, that state component has been disbursed and some amounts are remaining to be disbursed because of utilization certificates. Now, the specific programs that he refers to are not under PMKVY 3.0. So again, as I mentioned to the earlier member, if there is a specific question that he would like to pose on those schemes, I would be more than happy to answer it, either via Parliament or if he can meet me. Please. The question, sir, pertains to PMKVY 3.0. Please. What is that? Srimati Sumitra Balmik. Srimati Sumitra Balmik. महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और क्या पिछड़े समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने हेतु विशेष प्रयोजन किए गए हैं? सवाल, हाँ, प्लीज. Honourable member has asked a question about the PMKVY in Madhya Pradesh, and I would like to share with the honourable member that under the RPL of the program of Skill India, we have, of the PMKVY 3.0, 10,256 students have been trained, 10,296 और STT के अंतर्गत हमने 45,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिए हैं
और उसमें से 45,000 में से 4,100 युवाओं को हमने प्लेसमेंट या नौकरी भी दी है। तो ये है PMKVY 3.0 का परफॉर्मेंस इन मध्य प्रदेश सर। थैंक यू। माननीय श्री विक्रमजीत शाह ने। Honorable Chair, I'll request the Honorable Minister, who has been a good friend for 2 decades and I had chance of working with him, that, sir, how much target has been given for the current financial year for PMKY 3 in Punjab? Because when we looked at the deliberations and papers yesterday, I noticed with great distress that there has been a decline of 92.5% in fund allocation in PMKY to Punjab. Thank you. So this is, I think, gross unfair, and also the multi-skill development centers by Government of Punjab, buildings have been made, but they are lying vacant. There are hardly 50 students, 100 students, because I myself have adopted 25 ITIs, and when I visit these MSDCs, please support them, and PMKY 4, what is the news? Thank you. And why there is sharp decline of 92.5% in the allocation to Punjab? Thank you. Honorable Member, sir, there are many questions that the Honorable Chairman, sir, there are many questions that the Honorable Member has posed, including the performance of ITIs. The ITIs are. One second. Please let him reply. You have put your question, sir. May I complete? Please. May I complete my answer? No, nothing now. No, please. You have put your question. The Government of India does not provide any budgetary allocation for ITIs. ITIs are managed by the state government, and any financial support to the ITIs are given by the state government. As far as why is the allocation for PMKVY 3.0 less than PMKVY 2.0, as I mentioned earlier, the PMKVY 3.0's main objectives were to deal with the COVID pandemic, and since there was large-scale disruptions during COVID of education and skilling, and there was much lower attendance of students and large numbers of institutions were closed during COVID. Obviously, it makes no sense to be granting higher allocations when the institutions are closed or students are not coming for training. I hope the member understands what happened during COVID pandemic. In terms of the general situation of skilling in Punjab, I would request the member to take it up with the previous government and the current government that is tasked with building the skilling ecosystem in Punjab. Thank you, sir. Please, no. Please, nothing. Now, question number 79 and 80. Both are of same nature. इसलिए इन दोनों सवालों को हम सब एक साथ ले रहे हैं. Question number 79, Honorable Shri Tiruchi Siva, not present. Susri Saroj Pandey, first supplementary. माननीय मंत्री जी, Honorable Minister, first supplementary. माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो उत्तर दिया है वो बहुत विस्तृत तौर पर है और प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है, और एक अच्छी योजना के लिए मैं उन्हें बधाई देते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन माता पिता के द्वारा बच्चों को ग्रहण किया जाता है दत्तक पुत्र के तौर पर, यदि उनकी देखभाल बेहतर ढंग से नहीं की जाती है तो क्या उन्हें वापस संस्थान में लिए जाने का प्रावधान है? यदि लिया गया है तो उनकी संख्या कितनी होगी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, पहले तो हमारे माननीय सदस्य ने हमारे जो ऑर्फन सरेंडर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछे। उसको बच्चे को एक माता पिता मिल जाए और माता पिता को पूरा फैमिली कंप्लीट करने का एक मौका मिला है, लेकिन जो माता पिता जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है, अगर वो बच्चों की सही तरह से देखभाल नहीं कर पाए तो स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैव बीन provision for prospective adoptive parents and parents becoming reason for disruption and dissolution, वो भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन उसके समक्ष ले सकते हैं सर। थैंक यू सर। सेकंड सप्लीमेंट्री। दत्तक पुत्र या पुत्री को दिए जाने के लिए जिलाधिकारियों को भी अधिकृत तौर पर घोषित किया गया है। मैं जानना चाहती हूं माननीय मंत्री जी से कि कितने जिलाधिकारियों द्वारा अभी तक दत्तक पुत्र या इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है? अगर वो संख्या में होगा तो बेहतर होगा। थैंक यू। अनुमति से
सर्वप्रथम तो मैं इस सभा की बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम सब ने समन्वय से जे एक्ट का अमेंडमेंट प्रस्तावित भी किया था, उसका समर्थन करके पास भी किया। तत्पश्चात महोदय, जब अडॉप्शन के नए रेगुलेशन 23 सितंबर को घोषित हुए, हमने उससे पहले की तैयारी ये की थी कि सभी राज्य सरकारों के साथ, जिला अधिकारियों के साथ, उस सहित जो भी हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं देश भर के, उनके साथ चर्चा करने के बाद ही नए रेगुलेशन हमने प्रस्तावित किए। साथ ही साथ महोदय, प्रस्तावना के बाद जब नए रेगुलेशंस घोषित हुए, तत्पश्चात भी सभी जिलाधिकारी, सभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सभी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, लगभग 1800 स्टेक होल्डर्स के साथ उसके बाद भी हमारा समन्वय रहा। इसके परिणाम स्वरूप महोदय, जब नए रेगुलेशंस प्रस्तावित हुए, नोटिफाई हुए, तब लगभग 900 केसेस देश भर की कोर्ट्स में पेंडिंग थे। हमने राज्य सरकारों से ये निवेदन किया है कि आप अपने जितने भी केसेस हैं उसको विड्रॉ करें, और उसके सर एक परिणाम स्वरूप 23 सितंबर से लेके दिसंबर के पहले माह में लगभग 580 से ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट हो चुके हैं। और आज सभी ज़िला अधिकारी जो कारा का नेशनल पोर्टल है उसमें संबद्ध हैं, टेक्निकली टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ही अडॉप्शन के सारे प्रोसीजर्स अब वो कर रहे हैं। पहली बार महोदय, ज़िला के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी अब इस अडॉप्शन की प्रोसेस का अभिन्न अंग बन चुके हैं। विशेषतः अगर बालक या बालिका दिव्यांग हो तो उसकी दिव्यांगता को प्रमाणित करने के लिए एक ज़िला स्तरीय पूरी व्यवस्था बिठा दी गई है। साथ ही महोदय, हमारी माननीय सदस्य ने विशेष चाइल्ड हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं CCIs के बारे में विशेष पूछा, उसमें भी यही प्रक्रिया महोदय जारी है। धन्यवाद। श्रीमती रंजीत रंजन। तो सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहबा से पूछना चाहती हूँ, ये बच्चों का मामला है और कई बार बहुत सारे बालिका गृह, बाल गृह, अनाथालयों की कंप्लेंट्स मिलती रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जैसे कि जिला पदाधिकारी द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा अनाथालयों की मॉनिटरिंग की जाती है और कई NGOs के द्वारा भी मॉनिटरिंग कराई जाती है। बहुत सारे अनाथालयों का ये शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पे एब्यूजिंग होती है, सेक्स एब्यूजिंग होती है, उनको लेबर चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत तरह के हिंसक वारदातें होती है। वैसे जो पेरेंट्स गोद लेना चाहते हैं, हम उनकी 4-5 साल तक निगरानी करते हैं, पर निगरानी में बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि जिला पदाधिकारी के प्लीज ये बहुत संवेदनशील मामला है, जिला पदाधिकारी के थ्रू ही मॉनिटरिंग होती है और NGOs के थ्रू। मैं आपसे एक सवाल कर रही हूं कि कितने ऐसे केसेस आपके पास, मंत्रालय के पास आए हैं जिसमें ये कंप्लेन आई है कि जो NGOs के थ्रू आप मॉनिटरिंग करा रहे हैं, जो अनाथालय चल रहे हैं, वहां पे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं? क्या परसेंटेज जो प्रशासन डायरेक्ट कर रहा है और जो NGOs के थ्रू है, कितनी आज तक कंप्लेन आई है? आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक भाई बहन, 2 साल का बच्चा और 4 साल की बच्ची, जो प्लीज सर, माता पिता ने उनको गोद लिया और 4 महीने के बाद वो वापस आ गए और उन पे पॉक्सो लगा है। तो ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे ले जाते हैं कि बच्चे के रूप में, लेकिन उनका यूज होता है, वैसे लोगों पे प्लीज कितनी कार्रवाई मंत्रालय के तरफ से हुई है? ये बहुत संवेदनशील मामला है सर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मंत्री साहिबा भी महिला है, जवाब देंगे। धन्यवाद। माननीय महोदय ने एक बहुत ही गंभीर विषय हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महोदय, आप और सभी यहाँ पर उपस्थित सर्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। अब तक 200 केसेस ऐसे हुए हैं बच्चों के जहाँ पर डिसरप्शन हुआ है, मतलब जिन माता पिता ने उनको अडॉप्ट किया उन्होंने वापस स्टेट को लौटाया है, और ये सभी बच्चे अब CCIs में वर्तमान हैं। दोबारा पुनः इनके लीगली अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। महोदय, ये समझते हुए कि पहले सिस्टम में कई लोग बच्चे अडॉप्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि पॉक्सो का केस हो, अपितु उनमें ये भावना जागृत नहीं हो पाए कि बच्चे की देखभाल करें, तो वो डिसरप्ट करके या डिसॉल्व करके उस अडॉप्शन प्रोसेस को निष्क्रिय कर देते थे, बच्चा वापस करते थे। वर्तमान का जो नया रेगुलेशन है महोदय, उसके अंतर्गत ऐसे पैप्स को दोबारा कोई भी बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये हमने पहला एक रेगुलेशन स्थापित किया। दूसरा महोदय, NGO से अब एक ज़माना था जब लोग NGO पे निर्भर करते थे प्रशासनिक
कार्य करने के लिए। हमारा ये मानना है महोदय इस विभाग के माध्यम से कि दायित्व का निर्वहन जो प्रदेश सरकार और जिला अधिकारी का है उसका निर्वहन वही करें, वो किसी एनजीओ को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ना देखें। इसलिए महोदय नए रेगुलेशन के अंतर्गत हमने डीएम के साथ साथ वहाँ की पुलिस व्यवस्था को भी अब ताकीद किया है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी कहा है कि पूरी की पूरी इंक्वायरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है, डीएम के माध्यम से भी होती है, पुलिस व्यवस्था के माध्यम से भी होती है। और सीसीआईज में महोदय जितने भी सीसीआईज रजिस्टर्ड नहीं थे, हमने सतत वर्ष 2019 से लेकर अब तक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको डी रजिस्टर कीजिए। 400 से ज़्यादा ऐसे सीसीआईज देश में बंद हुए हैं। और साथ ही महोदय अब जो नया रेगुलेशन आया है उसके अंतर्गत पहले ये माना जाता था कि अगर कोई एनजीओ प्रस्ताव दे कि मुझे सीसीआई खोलना है, वो डीम्ड अप्रूवल माना जाता था। महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमने टाइटन किया है रेगुलेशन को। अब जब तक जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी सारे एप्लीकेशन की तफ्तीश ना कर ले, उस जो बनाना चाहते हैं सीसीआई, उस संगठन के सभी संगठन के सदस्यों का अच्छी तरह से निरीक्षण ना हो, तब तक परमिशन सीसीआई खोलने की भी अब भारत सरकार नहीं देती। धन्यवाद। मौसम नूर जी। To you, I would like to ask the Honorable Minister, what is the average waiting period of adoption in the last 5 years? What are the steps being taken by the government to reduce the same? Thank you. I'd like to tell the honorable member that this house has been witness to many conversations, debate, deliberations and discussions wherein the average time taken to adopt a child through the court processes was so lengthy that a minimum of 2 years was needed by adoptive parents in terms of waiting. This is exactly, sir, the reason why we proposed the amendment. Many cases it took up to 3.5 years. And sir, as I have highlighted in my previous answer, on the 23rd of September this year, we notified the new regulations, sir. There were close to 900 cases pending in states, in our high courts. And after the states acted on the new resolution, sir, over 580 children have already been adopted. Including, sir, I would like to here highlight, there are children who are in the category of hard to place. They are older children who have never been adopted before. And such children now, so in a 7-day procedure technologically, are made available to even our NRI diaspora or OCI card holders, so that these children find families within our own socio-cultural milieu. Otherwise, such children were available for foreign adoption, sir. Just in a limit of 7 days, sir, 42 such children found placement with the Indian diaspora and resident Indians, sir. A child now, sir, does not have to wait. The adoptive parent may be, but I am happy to report, sir, that children will not have to wait. If in our country we have more and more parents who want to adopt, that is a healthy sign of a society which is compassionate. But I can assure you, sir, children do not have to wait. Procedurally, sir, state governments have assured us that through the DMs and the child welfare committees, the protection of the interest of the child has been made foremost. Thank you. Srimati Seema Dwivedi. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि जो माता पिता 3 साल में बच्चों को गोद लिए हैं, उनमें बच्चों की संख्या अगर कम है तो बच्चियों को भी ज़्यादा संख्या में माता पिता गोद लें। क्या इसमें इसको बढ़ावा देने के लिए, और जो माता पिता बच्चियों को गोद लेते हैं ऐसे लोगों को क्या अलग से सरकार कुछ सुविधा देने का प्रयास करेगी? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप आंकड़े देखें तो हमारे देश में साल 2019-20 में एक तरफ 1400 लड़कों का अडॉप्शन हुआ, दूसरी तरफ 1938 लड़कियों का अडॉप्शन हुआ। हमारे देश में साल 2020-21 में 1200 लड़कों का अडॉप्शन हुआ और 1856 लड़कियों का अडॉप्शन हुआ। और महोदय 21-22 में 1293 लड़कों का अडॉप्शन हुआ
और 1690 से ज़्यादा बेटियों का अडॉप्शन हुआ। तो वाकई में अडॉप्टिव पेरेंट्स ने बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा मान के ही अडॉप्ट किया है। धन्यवाद। नाउ सप्लीमेंट्री ऑन क्वेश्चन नंबर 79, माननीय तिरुचि शिवाजी इज नॉट देयर, सो डॉक्टर यमी याग्निक। Supplementary on question number 79. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I have gone through the reply given by the Honorable Minister. If you, the Minister kindly refers to all the authorities that are involved, sir. Child Welfare Committee, the Central Adoption Resource Authority, then there's a Juvenile Justice Board and an Act, and the Juvenile Justice Homes, then the District Child Protection Unit, OCI, CMO, there are so many authorities on one side. There might have been adoptions of the girl child and the boy child, as you mentioned, but the number which you have given is much less. The number is, the data shows a lot of orphan children in orphanages. I just want to ask you, do you have any plan to make some kind of an arrangement for these children for counseling? They are in waiting, they are not commodities. मेरा टर्न कब आएगा, मुझे कौन ले जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? This is an important issue rather than talking about all these other things. Have we thought about this future or the sensitiveness of the children's minds in this particular issue? Thank you. I would like to very humbly, through you, sir, object to the fact that there is a presumption by the honourable member that the numbers that have been professed in this house are a part of an administrative imagination. I, sir, recognize the authority and the dignity of the House, and so humbly through you submit, sir, all the numbers professed, and including the numbers that have been given in written responses to this House, are accurate in collaboration with constitutional and administrative authorities across the country. Hence, to subject these numbers that have been professed to some kind of an illegality, sir, is a great disrespect to this House and efforts of government at the center and in the state, sir. So, insofar as this, again, proclamation that why have I written in this written response, who are the various administrative branches of government, including district authorities, who are liable or authorized or responsible to act in the interest of the child, sir. This House demands that kind of a disclosure in an answer, and hence that disclosure was given so that members of parliament, when they deem fit, know in the administrative hierarchy in the country who could they approach, in fact, if a child is in need of help. Sir, again the presumption that nobody in this government must have thought about the mental health needs of children, especially in childcare institutions, or for that matter, children in waiting, is again an anomaly. Because I have in this very House, sir, communicated earlier in one of my earlier engagements that in collaboration with NIMHANS, under the aegis of Ministry of Health, especially during COVID, the Ministry of Women and Child Development for children, particularly also in distress, in need, and children in CCIs, have received adequate counseling support through NIMHANS Samvad project. So over 1 lakh caregivers also were a part of it. Through the new regulations, sir, not only is mental health support and counseling given to children, but also adoptive parents. And not only pre-adoption, sir, but also post-adoption. I wish these facts which are available in public domain were reflected on before such a charge was made. Thank you. Dola Senji. Thank you, Deputy Chairman, sir. आपकी माध्यम से हम मिनिस्टर मैडम को पूछना चाहेंगे कि वी नो दैट लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट, फिर हम जानना चाहते हैं कि ये सारा के माफिक आफ्टर एडॉप्शन होने का बाद अगर कोई चाइल्ड को चाइल्ड लेबर होना सहन ना पड़ेगा और अगर अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक भी होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या मिनिस्ट्री की तरफ से कोई मॉनिटरिंग होगा, है कोई प्रोसेस है, या कोई लेबर डिपार्टमेंट से भी कोई मॉनिटरिंग है, ये हम जानना चाहते हैं। से माननीय महोदया को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को तो सशक्त किया ही गया है, साथ ही प्रदेश में जो स्टेट कमीशन है
चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वो NCPCR के साथ राष्ट्रीय स्तर पे एक्ट की मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। CWC के माध्यम से सब पोस्ट अडॉप्टिव फॉलोअप 2 साल तक सतत चलता है, जिसमें माता पिता के साथ साथ विशेष बच्चे के साथ फॉलोअप प्रोसेस होता है। तो अगर बच्चा, और ये नए रेगुलेशंस का एक प्रावधान है सर, बच्चा अगर तब जब जाके बार बार 2 साल तक इंक्वायरी होती है कि बच्चा ढंग से वहाँ पर रह पा रहा है, बच्चे को कोई तकलीफ है या नहीं है, तो उस के अंतर्गत सर उस इंक्वायरी या पोस्ट अडॉप्टिव केयर में निश्चित रूप से बातें सामने जागृत होंगी। ये नए एडॉप्शन के रेगुलेशन का सर एक अभिन्न अंग है। थैंक यू। माननीय MM अब्दुल्ला, ऑनरेबल MM अब्दुल्ला। Honorable Deputy Chairman, sir, thanks for the opportunity given me to ask the supplementary question on question number 79. Sir, whether it is fact that incidents of families returning children to the state adoption agencies have an unusual spike in the past year, and if so, the union government taken any steps to resolve it, sir? Thank you. Sir, till now, no unusual spike has been reported to the ministry. However, sir, we are cognizant of the fact that this is an ongoing process where engagements with children and prospective parents and those parents who have already adopted children is something where we depend on CARA to report to us any anomaly, any disruption or dissolution. So from that perspective, sir, definitely the ministry tries to ensure that our engagement are productive, not only from the perspective of CARA, but also state adoption agencies, child welfare committees, NCPCR and SCPCR, sir. Predominantly, sir, we have requested NCPCR to ensure any disruption that they see from any inquiry that they have undertaken or undertaken through state agencies also be flagged to the ministry, sir. Thank you. Thank you. अब क्वेश्चन नंबर 81, यह क्वेश्चन नॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ मुक्तसर मालकोट रोड NH 354A इन पंजाब, स्पेसिफिक इस पंजाब की सड़क के बारे में, इसलिए सप्लीमेंट्री भी इसी के बारे में होगी। माननीय श्री संत बलबीर सिंह। हाँ जी, आप जी दे माध्यम राही माननीय मंत्री जी, आपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री पहला सवाल। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਮਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। धन्यवाद। धन्यवाद। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, इस प्रोजेक्ट में टेंडर भी निकला है, सब बातें पूरी हुई है, केवल अपॉइंटमेंट डेट दी नहीं गई। अपॉइंटमेंट डेट इसलिए नहीं दी गई कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिले। इसमें 10 हेक्टर लैंड 9.995 हेक्टर लैंड इज पेंडिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट। प्रपोजल फॉर स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस हैज बीन रिटन 3 times by DFO on 11th August 2022 and twice on 13th October 2022, and again returned 2 times by nodal officer of Forest Department on 22 and 23 November. Now the समस्या ये है कि जब तक फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक हम अपॉइंटमेंट डेट देते नहीं, क्योंकि काम शुरू हो जाता है और फिर देते नहीं, फिर वो क्लेम डालता है। मुझे आपकी बात बिल्कुल मान्य है कि रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमने मंजूर किया है, टेंडर निकाला है, कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार है, पर पिछले अनेक दिनों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लियरेंस न मिलने के कारण हमने उसको अपॉइंटमेंट डेट नहीं दी है। आप भी प्रयास करिए, मैं भी करता हूँ, और ये मिलने के बाद तुरंत काम शुरू करेंगे और 18 महीने के अंदर काम पूरा करेंगे। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। बिल्कुल बिल्कुल माननीय बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा क्वेश्चन साडा एक हशियारपुर तो आदमपुर जिहड़ी सड़क आ उहदे उत्ते जिहड़ा है रुकिया होया काम आ, वो सड़क विच ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आदमपुर हवाई अड्डा बन गया पर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सड़क आ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
सर वो नेशनल हाईवे है कि नहीं ये कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर ओनली अथोराइज, हम राष्ट्रीय महामार्ग पर ही काम कर सकते हैं। फिर भी आपने बताया अगर वो NH है तो मुझे अभी जानकारी नहीं है उसकी क्या स्थिति है, और मैं वेरीफाई करूंगा और NH होगा तो उसको सुधारने का काम करूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, यह सवाल पंजाब का है, अगर इस पर आपका सवाल है तो उसकी इजाजत है, तो नहीं। श्री जुगल सिंह जी, क्या पंजाब से संबंधित सवाल है? आप पूछिए। धन्यवाद सर। पंजाब के माननीय प्रोजेक्ट से? मैं पंजाब से ही बात कर रहा हूं सर। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने गुजरात के सूरत के अंदर स्टील के वेस्ट से, मतलब सॉल से जो सड़क बनाई है, उस तरह का पंजाब के अंदर सड़क बनाने का कोई आयोजन है? नहीं, ये सवाल इससे जुड़ा नहीं। प्लीज, वी आर मूविंग टू अदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 82, माननीय श्री अनिल देसाई, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। पाटीदार जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। देश भर में एकलव्य आदर्श विद्यालय स्थापित करने के लिए मैं सरकार की सराहना कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि इन आवासीय विद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई योजना संचालित करने की योजना है क्या? साथ ही छात्राओं के लिए कोई विशेष योजना संचालित करने की योजना है क्या? साथ ही मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित है और कितने नए प्रस्तावित है? आपने 2 सवाल पूछे, एक ही पूछना। महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है प्लीज कि जो हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है उसमें स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, इस बारे में अभी इस समय इस तरह का कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में इस पर क्या किया जा सकता है इस पर जरूर विचार किया जाएगा, क्योंकि आज समय आया है जब हम लर्निंग अर्निंग प्रोग्राम को साथ साथ लेकर के चलें। दूसरा विषय इन्होंने जो पूछा है कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो विद्यालय इस समय चल रहे हैं और जो स्वीकृत किए गए हैं उसकी सूची भी उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि ताकि वो पूरे स्कूल के मामले में जानकारी हासिल कर ले। जैसे सभा पटल पर उत्तर दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर इस समय आप लिस्ट ना हो तो भिजवा देंगे माननीय मंत्री। ये मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 70 विद्यालय स्वीकृत की गई है और 63 विद्यालय अभी इस समय फंक्शनल है और बाकी में काम चल रहे हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो पूरे देश भर में चल रही है। थैंक यू। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया उपसभापति महोदय। मुझे माननीय मंत्री जी से जानना है कि एक तो सर एकलव्य प्रताड़ना और एक्सक्लूजन का प्रतीक है, तो मैं समझता हूं कि इसका नाम अगर बिरसा फुले पेरियार हुआ होता तो बेहतर हुआ होता। बहरहाल मेरा सवाल है कि ये जो EMRS के खोलने की जो एक सीलिंग है कि 50% इन ईच ब्लॉक वो आबादी होनी चाहिए। मैं समझता हूं सर अगर इन विद्यालयों के विस्तार को देखें तो क्या मिनिस्ट्री ऐसा सोच रही है कि इसे 50 से घटाकर 30 से 35% किया जाए आबादी के लिहाज से प्रति ब्लॉक। शुक्रिया सर, जय हिंद। माननीय उपसभापति महोदय, जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो ग्रंथ है, उसके अनुसार एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का नामांकन किया गया है। वैसे मैं अर्जुन हूँ और इस नाते मैं कह सकता हूँ कि अर्जुन और एकलव्य का संवाद अब नए तरीके से प्रारंभ हो रहा है।
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय आपके माध्यम से कि आप 50% से अधिक एवं 20,000 से अधिक आबादी वाले देश भर के जितने ऐसे ब्लॉक्स हैं वो सारे ब्लॉक्स में यह विद्यालय बनाए जाए। एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई और जो लगभग 29,000 करोड़ की यह योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वीकृत किया गया है। अब ये कार्य चल रहा है। इस कार्य को चलने के बाद, इस कार्य को समाप्त करने के बाद, क्योंकि इसमें 740 स्कूल हो जाएंगे देश भर में जितने नवोदय विद्यालय ने उससे अधिक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो जाएंगे। तो यह योजना जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में लगातार ये रिसर्च प्रोग्राम चलते रहेगा कि आगे एजुकेशनल सेक्टर में ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से क्या और किया जा सकता है। धन्यवाद। माननीय विप्लव देव जी। महोदय, मैं पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े मात्रा में एकलव्य विद्यालय पूरे देश भर में किया गया है। और मैं जिस राज्य से आता हूं, त्रिपुरा में एक समय 4 एकलव्य विद्यालय थे। माननीय मंत्री जी ने 18 एकलव्य विद्यालय दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। किंतु साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है वो समय पर हो, इसके लिए कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था है क्या नहीं, और वो नहीं हो तो कब तक ये की जाएगी, ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। हमारा एक एजेंसी, एक तो नेस्ट जो एक मिशन मोड में काम कर रहा है, और दूसरा जो भारत सरकार के ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें हमने IIT को भी इन्वॉल्व किया है कि उसको समय समय पर उसकी गुणवत्ता की जांच करे। और इसके अलावा भारत सरकार की कई एजेंसियों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि यह देश भर में प्रोजेक्ट चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में ज़मीन से संबंधित कई समस्याएं उभर करके सामने आई, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है कि मिनिमम 15 एकड़ और 25 एकड़ के बीच में ज़मीन उपलब्ध हो, लैंड उपलब्ध हो, ताकि हम आने वाले दिनों में, मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि इसमें हमने 4 मैदान खेल के लिए और 4 कंपलसरी गेम रखा है कि प्रत्येक विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध हो सके, क्योंकि देश में जो खेल की संभावना है उसको हम अपने एकलव्य मॉडल स्कूल में सही तरीके से प्रतिबिंब कर सकें। धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 83 माननीय नीरज डांगी जी। माननीय नीरज डांगी जी, नॉट। Statement is laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती कांता करदम जी। वैसे तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है? थैंक यू। सर, थोड़ा स्किलिंग के थोड़ा बैकग्राउंड, एक कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने माननीय सांसद जी को देना चाहता हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हमारे सरकार आए, तभी ये जो साइज ऑफ द प्रॉब्लम, 30 करोड़ से ज़्यादा अनस्किल्ड युवा थे हमारे वर्कफोर्स में, 30 करोड़। दैट वाज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इन 2014। और हर साल 1.6 करोड़ अनस्किल्ड युवा हमारे वर्कफोर्स में ऐड होते थे। ये था एक कॉन्टेक्स्ट और एक बैकग्राउंड ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। और पिछले 8 साल में सर हमारे सरकार ने एक तरह से एक एक्सपेंसिव स्किल का नेटवर्क और स्किलिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जहां पर लोग लॉन्ग टर्म ITI में NAPS अप्रेंटिस स्कीम, JSS और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4 प्रोग्राम से हमने पिछले 7 साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को स्किलिंग प्रदान किया है। सर, माननीय सांसद ने पूछा है कि टेक्नोलॉजी के एरिया में कितने स्टूडेंट्स को हमने स्किल किए हैं पिछले 3 साल में, और उसका नंबर है 13 लाख, यानी कि 13,25,760 टोटल टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स में। सर, थैंक यू।
Honorable R. Girirajan. Honorable Deputy Chairman, sir, I would like to know through you whether the government has using CSR funds for skill development activities. If so, details of the money spent by the government through the CSR funds for skill development for women and young men. Thank you. Thank you. While the question does not pertain to CSR, let me try and attempt an answer, sir. The involvement of corporates in skilling and in placement is an important design element of Skill India and our skilling schemes. So that is number one, sir. It is also correct, sir, the exact number I am not very sure, and I will share it with the honorable member. Around 200 plus crores have been raised through CSR, which have been deployed in various skilling programs run by corporates along with the Government of India, and also providing placement as a consequence of some of those CSR-backed programs. But the exact number I shall communicate to you personally, sir. Thank you. माननीय संजय सिंह. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस विषय पे मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कौशल विकास में जो प्रशिक्षण का आपका कार्यक्रम है, 2019 में महिलाओं को आपने 18,81,000 प्रशिक्षित किया, 2020-21 में घट के 8 लाख हो गया, 2021-22 में घट के 3 लाख हो गया। इसी प्रकार से पुरुषों में मान्यवर 27 लाख 2019-20 में था, फिर घट के 10 लाख हो गया, फिर 21-22 में घट के 3 लाख हो गया। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किए हुए इस देश को, तो अगर नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कौशल विकास के माध्यम से आप ये प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम लगातार कम क्यों हो रहा है? और दूसरा, जिन लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं उनको रोजगार कितना मिल रहा है? धन्यवाद। जॉब क्रिएशन. धन्यवाद सर। एक तो मैं माननीय सांसद को कह दूं कि एवरेज जॉब क्रिएशन पर मंथ हमारे देश में 15 लाख लगभग है हर महीने, न्यू जॉब क्रिएशन। तो ये जरा आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आंकड़े हैं। दूसरा, आप थे नहीं यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं आपके ही एक मित्र ने पूछा था, और मैंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि 2021 और 21-22 में एक महामारी चल रहा था सर। आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बैकग्राउंड था सर कोविड पैंडेमिक का। नहीं, मजाक क्या, मजाक नहीं है, मजाक में प्लीज, अरे सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कर रहा हूं सर कि ड्यूरिंग कोविड काफी सारे डिसरप्शंस हुए थे सर एजुकेशन में और स्किलिंग में, और हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में कह भी दिया था सर कि कोविड के दौरान स्किलिंग का एलोकेशन और स्किलिंग के जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में काफी घटावट आया था। 21-22 का मैं तो बताइए तो, हाँ 21-22 का नंबर है सर 21-22 में भी कोविड चल रहा था सर, और वो PMKVY 3.0 का मैंने आंकड़ा शेयर किए हैं सर हाउस के साथ, और आने वाले साल में सर मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि ये स्किलिंग के नंबर प्री कोविड के लेवल तक पहुंचेगा। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे। क्वेश्चन नंबर 84, माननीय मंत्री जी। जवाब पटेल पर रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, पहले तो अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने स्पीड लिमिट, सवाल पूछिए, समय बहुत कम है, स्पीड लिमिट बढ़ाई नहीं है, तो फिर भी रोड अच्छे होने के कारण एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें डेथ्स और डिसेबिलिटी भी बढ़ रही है, तो उसके लिए कोई विशेष योजना के एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए विशेष योजना और विशेष फंड का प्रावधान माननीय मंत्री जी कर रहे हैं क्या? ये पूछना। धन्यवाद माननीय मंत्री। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि रोड एक्सीडेंट्स में रोड बनने के पहले भी हम देश वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है।
और अभी किसी महामारी में, लड़ाई में, दंगों में जितने लोग नहीं मरते उतने रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और इसके लिए हमने एजुकेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में सुधार, ब्लैक स्पॉट का आइडेंटिफिकेशन, लगातार कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक कैंपेन कर रहे हैं और काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी सहयोग ले रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से करेंगे। पर एक तरफ एक बात सच है कि हम नए 27 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल बना रहे हैं और स्वाभाविक रूप से अभी दिल्ली टू चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा, दिल्ली टू देहरादून 2 घंटे में होगा, नया रोड बन रहा है, दिल्ली टू हरिद्वार 2 घंटे में होगा, दिल्ली टू जयपुर 2 घंटे में होगा, अब चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा और मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में होगा। तो ये हाईवे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के है और इसमें एक्सिस कंट्रोल है। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन आवर इज ओवर नाउ। सर एक एंड कर देता हूँ। अब इस सब परिस्थिति में इंटरनेशनल जो नियम बने उसके आधार पर राज्य सरकार को विश्वास में लेकर नई स्पीड लिमिट के बारे में 2 लेन से लेकर 4 लेन, पेव शोल्डर, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, इसकी नई रचना हम करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को फाइन भरने पड़ रहा है और जल्दी इसका निर्णय करें। थैंक यू। The House stands adjourned till 2 p.m.